वेलकम टू अवर स्मृति इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो सीरीज हमने प्रारंभ की है उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है भारत की स्थिति। तो किसी भी जगह की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें मूलभूत 2 चीजों की आवश्यकता रहती है। नंबर 1 अक्षांश रेखा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लेटीट्यूड लाइन। लेटीट्यूड लाइन की परिभाषा देखिए तो इस प्रकार है, भूमध्य रेखा के समांतर से किसी भी स्थान के उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर से खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। इसको आसानी से याद रखने के लिए अपन इस प्रकार भी दे सकते हैं, लेटीट्यूड लाइन यानी लेटिव जो लाइन है वो लेटीट्यूड लाइन, और जो खड़ी लाइन है उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन ध्यान रख सकते हैं कि ये हो गई अक्षांश रेखा और ये कौन सी होगी, देशांतर रेखा। आसानी से अपन इनको समझ सकते हैं। अब आगे बात की जाए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही हम किसी भी जगह का लोकेशन का पता लगाते हैं। अब बात की जाए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्याओं की, तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो भूमध्य रेखा इक्वेडोर जो लाइन है उसके ऊपर अगर बात की जाए तो 90 और उसके नीचे भी 90, दोनों को मिलाए तो 180। लेकिन उसमें क्या होता है, ये जो पृथ्वी हमारी है वो क्या है, एक गेंद के आकार की है। तो इसके कारण इनमें से ऊपर की जो 2 लाइनें होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की, उनको रेखा ना मानकर जब बिंदु मान लिया जाता है तब इनकी जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, 2 कम हो जाती है। 180 से 2 कम हो गई, 178 होगी। लेकिन उसके साथ जो इक्वेडोर लाइन है, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री लाइन है, उसको ऐड किया जाता है, तब इनकी संख्या हो जाती है 89 दक्षिण प्लस 89 उत्तर प्लस 1 जो भूमध्य रेखा है वो। इन दोनों को जोड़ने के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 179। अब दूसरी बात की जाए देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 360 डिग्री। 360 देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 देशांतर रेखाओं की संख्या है। अब कुछ और बात की जाए तो एक शब्द आता है कटिबंध। क्या आता है, कटिबंध। जो कटिबंध किसे कहते हैं, अपन ने अभी जो पढ़ा है अक्षांश रेखा, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है, जो मध्य का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। अब उसके बाद आता है ग्रिड। ग्रिड किसे कहते हैं, अब अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध, और वैसे देशांतर रेखाओं के मध्य के जो क्षेत्र है या दूरी को क्षेत्र कह सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जा सकता है। आपने पहले पूर्व क्लास में ग्रिड के बारे में पढ़ा होगा, कभी ना कभी आपने मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी पढ़ी है। तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में अपने ये सब देखने को मिला था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो कैसी है, ग्रिड पद्धति से बनी हुई है। ग्रिड का मतलब क्या हुआ, वे सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है उसे क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति की सड़कें कहा जाता है। तो आगे बात की जाए भारत की स्थिति की, तो भारत की स्थिति जो है विश्व में देखी जाए तो भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा, 7वां। तो जब भारत 7वां देश है तो इससे पहले अपने 6 देश की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होती, आप बताओ। जब अपने को 6 देश की जानकारी करनी है तो उसके लिए कुछ नहीं है, केवल मात्र एक ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है। जैसे रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। अब जो भारत है वो पहले जैसा भारत नहीं रहा है, हम चीन को ललकार के कह रहे हैं रुक चीन अब आ भारत। देख कितना है हमारे अंदर सामर्थ्य, वो चीन को अपन दिखा रहे हैं। तो इसमें बात की जाए तो 6 देश जो भारत से बड़े हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है अपना प्यारा देश भारत। ये तो होगी भारत की स्थिति जो है विश्व में 7वें नंबर पे। अब दूसरी बात की जाए, इसके साथ भारत का अपने को क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए। तो आंकड़ों की बात की जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% धरातल को लिए हुए हैं। अब आगे बात की जाए भारत की स्थिति की। भारत की स्थिति का मतलब यहाँ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की जा रही है। अब अपन बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय मतलब
अब इस प्रकार से भारत की बात की जाए तो अब भारत को बात करने से पहले अपन देखें विश्व के अंदर जो है सबसे बीच में देखिए अपन कौन सी लाइन थी, भूमध्य रेखा। कौन सी थी, इक्वेडोर लाइन। अब जस्ट उसके ऊपर 23.5 डिग्री आपने देखा होगा, कौन सी थी, कर्क रेखा। ठीक है, ये थी उत्तरी अक्षांश में। वैसे दूसरी जब बातें हैं दक्षिणी जो क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है वैसे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में जो थी वो कौन सी थी, मकर रेखा। कौन सी थी, मकर रेखा। अब जो भारत की स्थिति देखें तो भारत जो है विश्व के उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वैसे एक तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया, दूसरा जो है भारत जो है विश्व में कहां है, पूर्वी देशांतर में। कहां है, पूर्वी देशांतर में। अक्षांश की दृष्टि से भारत कहां है, उत्तरी अक्षांश में आता है। ठीक है ना, और देशांतर की दृष्टि में देखें तो विश्व में भारत कहां था, पूर्वी देशांतर में। अब ये पूर्वी और अक्षांश और दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी अक्षांश बोल रहे हैं, उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं। ठीक है ना, इसको अपन एक बार दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। ये इसलिए लगा रहे हैं कि भारत की जो स्थिति है, विश्व भूगोल का जो ग्लोब है, विश्व का जो ग्लोब है उसमें स्थिति कहां है, उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध है और फिर है पूर्व की तरफ देशांतर देखा होगा। अब बात की जाए भारत की, तो अक्षांशीय विस्तार को देखा जाए, भारत की मुख्य भूमि से स्टार्ट किया जाए तो भारत की मुख्य भूमि से जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये इसमें उत्तरी अक्षांश लगाना जरूरी है। ठीक है ना, वैसे दूसरा है भारत का देशांतरी विस्तार। अब देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। कितना, 97 डिग्री 25 मिनट। अब इसके बारे में बात की जाए तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 3214, ऐसे याद करना है, 3214 किलोमीटर। अब भारत की जो है पश्चिम से पूर्व की लंबाई, जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये तो होगी भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई हो गई। भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तार के बारे में अपन ने जान लिया। अब अपन देखते हैं भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कहां से स्टार्ट होता है, ऊपरी हिस्सा देखें तो कहां से होता है, अभी तो हो गया कन्याकुमारी से, जो दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा जो है वो कहां से होता है, जम्मू कश्मीर से। ठीक है ना, अब ऐसे कैसे जो है पश्चिमी तरफ किबुतुर से, गैर माता से, पश्चिम तरफ कहां से, गैर माता से, और पूर्व की तरफ कहां होता है, किबुतुर अरुणाचल प्रदेश। इधर हो गया गैर माता कहां है, गुजरात में। ठीक है ना, या गैर माता कह सकते हैं, गुआर माता, इस प्रकार के शब्दों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखा जाए भारत के अंदर से ऊपर की, यानी सेंटर से ऊपर एकदम बीच में से कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से ऊपर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। तो 8 राज्यों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक की आवश्यकता रहेगी, बिल्कुल आसान ट्रिक है जिसको आप मात्र 2 सेकंड में याद कर सकते हैं। ट्रिक का नाम है झागुराम पक्ष मित्र। कोई झागुराम का नाम का व्यक्ति है, उसके कितने मित्र है, पक्ष मित्र, यानी 5 मित्र है। झागुराम के कितने मित्र है, 5 मित्र है। अब बात की जाए भारत के 8 राज्यों की सीक्वेंस वाइज, तो अपन देखते हैं सबसे पहले गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद क्या देता है, मिजोरम। इस प्रकार जो है भारत के 8 राज्य आ जाते हैं। अब इसके आगे बात की जाए भारत के आकार की, तो भारत के आकार में बात की जाए जो भारत का आकार जो है वो एक पतंगाकार आकार में अपन देख सकते हैं। और दूसरी बात की जाए भारत के आकार में, तो इसमें उत्तर की ओर फैला हुआ विशाल हिमालय, और दक्षिण में बात की जाए विशाल समुद्र था, जैसे हिंद महासागर, ठीक है ना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इस प्रकार विस्तृत सागर फैला हुआ है। और इसके पश्चिम में बात की जाए सुदूर स्थित फैला हुआ थार का रेगिस्तान, जहां पर जीवन जीना इतना दुर्लभ है कि हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी यहाँ के लोग जो हैं बड़े साहसी और बड़े पराक्रमी होते हैं, जिन्होंने भारत की रक्षा हर समय समय वीर योद्धाओं ने यहाँ से की। जो विदेशी आक्रमण होते थे उनको बचाने के लिए सबसे ज्यादा आक्रमण जो है राजस्थान की इसी सीमा ने झेले। और आगे बात की जाए पूर्वांचल राज्यों की,
जिनको अपन सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की गारो, खासी, जयंतिया इस प्रकार की पहाड़ियां हैं और यहाँ पर सर्वाधिक विश्व की बरसात जो है वो भी यहीं पर होती है। और उसकी बात की जाए दक्षिण की तरफ अपन जाए तो अर्थात सागर के साथ कुछ दक्षिणी राज्यों में जैसे केरल और कर्नाटक में विभिन्न प्रकार की पहाड़ियां हैं, इलायची की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, इस प्रकार की। और इसके उत्तर और पश्चिम की बात की जाए तो सुलेमान जैसी पहाड़ियां और हिंदू कुश जैसे पर्वत भी हैं। अब बात की जाए भारत की स्थलीय सीमा की, तो भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है, जिसमें से समुद्र सीमा की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर है, जिसमें अगर संपूर्ण समुद्री सीमा की बात की जाए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित किया जाए तो उसकी सीमा की लंबाई जो हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर, ये होगी भारत की लंबाई। अब भारत जो देश है वो क्या है, एक उपमहाद्वीपीय देश है। तो एक उपमहाद्वीपीय देश किसे कहते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा ऐसा देश जिसकी सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक जो विचारधारा है, जिसको अपन कहते हैं विविधता, ये सब मिलती हो, मिली जुली संस्कृति हो, जो आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से एक रूपता लाता हो और सबसे अलग पहचान रखता हो, अपनी सबसे अलग हटके पहचान रखता हो, उसे क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इस उपमहाद्वीप में मुख्य रूप से 5 देश सम्मिलित हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और सबसे प्यारा भारत देश। अब बात की जाए भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो मुख्य रूप से अपन देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। इसके साथ ही 2 देश और हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा ना बना करके समुद्री सीमा बनाते हैं। ये जो ऊपर वाले देश है वो क्या बनाते हैं, स्थलीय सीमा। उसके बाद सेकंड बात की जाए समुद्री सीमा बनाने वाले 2 देश हैं, एक तो है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। ये 2 देश जो जलीय सीमा बनाते हैं। अब आगे बात की जाए अक्षांश रेखाओं का भारत पर असर। अब जो अपने अक्षांश रेखाओं की बात की थी उनका असर किस प्रकार भारत पर पड़ता है, तो अक्षांश रेखाएं निर्धारित करती है कि भारत में किस प्रकार की मृदा रहेगी, किस प्रकार की जलवायु रहेगी। अपन बात करें जैसे भारत के उत्तरी क्षेत्र में जैसे हिमालय है, ठंडा क्षेत्र है, उसके जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, उसके नीचे की ओर बात करें मध्य में कर्क रेखा गुजर रही है। तो अपन इससे पहले देखा था कि कर्क रेखा से उत्तर की ओर, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, कौन सा कटिबंध आ रहा था, उपोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से नीचे की तरफ कौन सा कटिबंध आ रहा, उष्ण कटिबंध। तो ये कटिबंध जो अक्षांश रेखाओं के अनुसार होते हैं, इसके अनुसार मृदा, जलवायु, वहां की वनस्पति, ये सब उस पर निर्भर करती है। इस प्रकार ये असर जो है अक्षांश रेखाओं को पड़ता है भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर। अब बात करें देशांतर रेखाओं का भारत पर किस प्रकार का असर पड़ता है, तो देशांतर रेखाएं जो है अपन ने देखा था कौन सी लाइन थी, जो खड़ी लाइन थी, यानी कि कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइन, वो जो है भारत के अक्षांश रेखाएं जो है, देशांतर रेखाएं जो है भारत की, वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर अपन ने पढ़ा था कहां तक, जैसलमेर तक। तो सूर्य जो है वो सबसे पहले कहां उदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए उस प्रदेश का नाम भी क्या रखा, अरुणाचल। अरुण यानी सूर्य, आंचल यानी उसकी सबसे पहले आंचल होता है गोदी, यानी सबसे पहले जो सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश की गोदी में ही उदय होता है। अब आगे बात करें अपन दूसरी तरफ आता है जैसलमेर। तो जैसलमेर और अरुणाचल के समय के बीच में मध्य में जो अंतर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 2 घंटे का। इसका रीजन यही है, इसका रीजन क्या है कि 2 घंटे के रीजन के पीछे जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जो है, कौन सा, देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार जो है इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। 23 डिग्री का अंतर पाया जाने का 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। कितना लगता है, 4 मिनट का। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2 घंटे के आसपास का समय आता है। इसीलिए ये देशांतर रेखाओं का भी असर पड़ता है। कभी जो है सूर्य जो है सुबह 6 बजे उदय हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, तो हो सकता है 7-8 बजे के बाद दिखाई दे कहां पर, जैसलमेर में। ये इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ये होगी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का असर भारत पर किस प्रकार का रहता है। आगे बात करते हैं भारत की एक मानक यामुत्र रेखा है जो कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर लगाना जरूरी है, अन्यथा आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। और भारत का जो मानक समय है वो विश्व की जो मानक रेखा जो है
ग्रीनविच रेखा उससे 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, तो भारत जो है मानक यामुत्र रेखा जो ग्रीनविच रेखा उससे किस तरफ पड़ता है, पूर्व की तरफ पड़ता है, इसलिए जो इसका समय जो है 5 घंटे पूर्व पड़ता है। मानक यामुत्र रेखा से यानी जो 0 डिग्री थी जिसको अपन ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, उससे पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है, समय में वृद्धि होती है, और पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है, समय में कमी हो जाती है। आगे अपन बात करते हैं। इस प्रकार जो अपना लेक्चर ये जो है अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके जो आंसर क्वेश्चन आंसर है उसको आपको पीडीएफ पर क्या मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक शेयर कर देंगे नीचे, उसमें आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर आपको सारी प्रॉपर रूप से पीडीएफ मिल जाएगी और विद आंसर के साथ में। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, उससे पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ने का प्रयास करना है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसमें टेलीग्राम पे आपको रोज कंटेंट मिलेगा, विभिन्न प्रकार की क्यूज मिलेगी। उसके साथ आपको हमारा फेसबुक का जो पेज है उसको भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। उसके साथ टेलीग्राम, आज ये सोशल मीडिया के जितने भी ऐप हैं ये जरूरी हो गए, अपने को पल पल की खबरें इनके द्वारा ही मिलती है, इसीलिए इनसे भी जुड़े रहना है। तो इस प्रकार आप जुड़ोगे तो हमसे आप हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। एक तो दूसरा, हम आपको सही जानकारी आपको देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। और इसके बीच में आपको एक और जानकारी देना चाहूँ, इसी चैनल पर इससे पहले एक और वीडियो डाला गया, वो जो था विपर्जय चक्रवात, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे रूप से समझाया गया आपको। विपर्जय चक्रवात को इतना आसानी और सहज भाषा में समझाया गया, अगर एक बार आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं, कैसे इनका नामकरण किया जाता है, विस्तृत चर्चा वहां पर की गई, उसको आप जरूर देखें। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, उस लिंक पर जाकर के आपको उसको वॉच करना है। और इससे आगे आपको एनसीईआरटी के जो सारे आगे के चैप्टर है वो यही करवाए जाएंगे। तो एक और सूचना ये है कि आप इस चैनल पे हमेशा के लिए बने रहें और इस चैनल को आप ही लोगों के द्वारा आगे प्रसारित करना है, जिसके लिए आपको जेब से तो कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है ना, आपको केवल और केवल क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, जिससे और लोगों को इसका लाभ मिल सके। अपने छोटे भाई बहन जितने भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको आप ज्वाइन करवाइए। तो हम सब स्कूल अभी प्रारंभ होने वाले हैं, उससे पहले आपको ये वीडियो स्टार्ट हो गए। आप जब स्कूल में पढ़ाने से पहले या चैप्टर पढ़ लोगे या वहां पढ़ाने के बाद पढ़ लोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आप इस प्रकार बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।